आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, कि इसका मतलब है कि मैं सुबह से आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं कहूं कि तुमसे पूछा जा रहा है तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस है, यू आर बीइंग आस्क्ड, फाइन। लेकिन अगर मैं टाइम की एडिशन कर दूं, सुबह से तुमसे पूछा जा रहा है, तो अब जब टाइम की एडिशन होगी ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है सिंस और फॉर, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट को इंडिकेट करता है। Welcome to a gateway to English language. You're in the right place if you want to improve your English skills and boost your language abilities. Remember to subscribe, like, share this channel with others, and hit the bell icon for instant updates on new content. Thank you for joining this channel on this exciting learning journey, and without wasting any more time, let's dive into today's lecture. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव को टेंसेस के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने एक्टिव और पैसिव का इंट्रो देखा था कि एक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम इसकी कन्वर्जन देखेंगे, एक्टिव इनटू पैसिव, कि टेंसेस जब हमारे सामने आते हैं तो हम उसकी कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद वर्ब जो है यहाँ यूज होता है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर, और यहाँ थर्ड फॉर्म और बाय ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ये जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है इसमें जो सब्जेक्ट है इसको हम एजेंट सब्जेक्ट भी कहते हैं। एजेंट सब्जेक्ट का मतलब यह है कि ऐसा सब्जेक्ट जो कि एक्शन को परफॉर्म करा है। चूंकि यहाँ एक्टिव वॉइस में ये एक्शन परफॉर्म करता है इसलिए ये एजेंट सब्जेक्ट होगा, और पैसिव वॉइस में ये चूंकि यहाँ आ जाता है तो इसको हम पेशेंट सब्जेक्ट कहेंगे जो कि एक्शन को रिसीव करा है। तो एक्टिव में ये जो प्लेस है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये एक्शन परफॉर्म करेगा जिसको हम एजेंट सब्जेक्ट कहेंगे, और ये सब्जेक्ट जो है एक्शन को रिसीव करेगा, इसीलिए तो पैसिव स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको पेशेंट सब्जेक्ट कहेंगे। अभी जो पेशेंट सब्जेक्ट है ये एक्शन रिसीव करता है किससे? एजेंट कॉम्प्लीमेंट से। अब एजेंट कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो यहाँ ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, द ट्रीज वर प्लांटेड बाय द नेबर्स। आप इस सेंटेंस में देख लीजिए कि ये जो हमारा द ट्रीज एक फ्रेज है ये सब्जेक्ट की जगह पर है, तो इसको तो आप कहेंगे पेशेंट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये एक्शन रिसीव कर रहा है। अब एक्शन जो है ये इसको कौन जो है वो परफॉर्म कर रहा है इस पर? बाय द नेबर्स। तो एक्शन परफॉर्मर्स तो ये है असल में। तो ये जो फ्रेज है बाय से लेके यहाँ एंड तक, ये पूरे जो है ये एजेंट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो जब सब्जेक्ट यहाँ शुरू में होगा एजेंट सब्जेक्ट, जब ये यहाँ आ जाएगा जो कि एक्शन रिसीव करेगा तो ये होगा पेशेंट सब्जेक्ट, और जब ये एजेंट सब्जेक्ट को हम यहाँ लेकर जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर बाय के बाद, तो बाय के साथ ये जो सब्जेक्ट यहाँ आया है ये पूरी जो फ्रेज है इसको हम एजेंट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहाँ मैंने तीन चीजें लिख दी हैं, एक ये सब्जेक्ट और उसके अलावा एजेंट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ इस सब्जेक्ट की मैंने बात की यानी कि एजेंट सब्जेक्ट। तो एजेंट सब्जेक्ट है, ये पेशेंट सब्जेक्ट है, और ये बाय से लेकर यहां तक एजेंट कॉम्प्लीमेंट है। ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप देख लीजिए ये एजेंट कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां मैंने टेंसेस के हवाले से एक चार्ट दिया है। लास्ट स्लाइड में भी लास्ट लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, प्रेजेंट डेफिनेट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के 12 टेंसेस जो हैं हम इनको देखेंगे। तो आज हम इनके हवाले से ब्रीफ सा देख लेते हैं, इसका सिनॉप्सिस, कि इसको जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि ये जो मैंने 12 टेंसेस दिए हैं, ये जो 12 टेंसेस के अलावा भी और भी टेंसेस होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर लूँ या पास्ट सिंपल की बात कर लूँ, या फिर आप कह लें कि मॉडल वर्ब्स हैं, वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इज एम आर, वॉज वर, या जो पॉजेसिव स्ट्रक्चर्स हैं मैं अगर उनकी बात करूँ तो उनके चूंकि पैसिव नहीं होते इसलिए मैंने उनको यहाँ डिस्कस नहीं किया। जनरली हम इन 12 टेंसेस को डिस्कस करते हैं, तो आज हम इन्हीं को देखेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ। इसके पैसिव स्ट्रक्चर में हम इज एम आर यूज करते हैं। जैसे एक्टिव है द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन टू द स्टूडेंट्स, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है? द टीचर, जिसको हमने अभी लास्ट स्लाइड में भी देखा था कि जो टीचर है इसको हम कहेंगे एजेंट सब्जेक्ट। एनीवे ये आप सब्जेक्ट कंसिडर कर लें, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और द लेसन जो है ये ऑब्जेक्ट है, और टू द स्टूडेंट जो है ये एक्सटेंशन है। आप इसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ जो मेन स्ट्रक्चर द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हमारे पास हैं, तो हम इसको करेंगे। और ये जो एक्सटेंशन है हम इसको आमतौर पे बाय से पहले लगाते हैं। आप इसको सेंटेंस के एंड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन
आपने देखना ये है कि ये जो एक्सटेंशन है, यानी कि जो एडिशनल वर्ड्स हैं, अगर तो ये बाय से पहले बेहतर मीनिंग दे रहे हैं तो वहां ठीक है, और अगर सेंटेंस के एंड पर बेहतर मीनिंग दे रहे हैं तो वहां ठीक है। और बाज औकात ऐसे एक्सटेंशन भी हैं जो दोनों जगह पर रखी जा सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द लेसन चूंकि ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ गया। इस बार मैंने आपको बताया कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और उसके बाद जो है यहाँ ये जो एक्सटेंशन है इसको आपने ऐड कर दिए, यहां लिख दीजिए या एंड पे लिख दीजिए, वो आपकी मर्जी है। बाय द टीचर, जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। इसी तरह वी ड्रिंक कॉफी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंशन है। तो कॉफी इज ड्रंक बाय अस एवरी मॉर्निंग, तो ये एक्सटेंशन है। आप इसको बाय से पहले कर लीजिए या फिर एंड पे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए, ही एक्ट्स अपॉन माई एडवाइस। आमतौर पर जब प्रपोजिशन के साथ कोई नाउन होता है तो हम उसको कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज, और उसके जो पैसिव है वो नहीं होता। तो यहाँ भी प्रपोजिशन है अपॉन, तो हो सकता है कि आपके जहन में आए कि यहाँ तो प्रपोजिशन यूज किया है, तो ये तो इम्पॉसिबल केस है, ये नॉट पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो प्रपोजिशन है ये पार्ट है इस वर्ब का। आपको मालूम होगा कि मैंने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में भी फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से, जहां हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स को देखा था कि फ्रेजल वर्ब की एक फॉर्म ये भी होती है कि वर्ब के साथ प्रपोजिशन। तो यहाँ वर्ब के साथ प्रपोजिशन, तो एक्स अपॉन ये एक वर्ब है, इसमें प्रपोजिशन नहीं है। ये जो प्रपोजिशन है तो वर्ब का हिस्सा है। तो सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो माई एडवाइस इज एक्टेड अपॉन बाय हिम, ये देख लीजिए यहाँ फ्रेजल वर्ब मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अली डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब ये नेगेटिव है। उसी तरह होगा कि अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, शुरू में आ जाएगा। इज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग बाय अली, तो अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय अली। इसने डज ही सेल द बेस्ट कॉफी, अब ये इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी सेम है, क्योंकि इंटरोगेटिव है स्टार्ट हो रहा है डज से, तो इसका मतलब पैसिव भी जो है वो किसी वर्ब से स्टार्ट होगा, इज एम आर से। तो इज, और ये देखिए द बेस्ट कॉफी यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर आ गया। सोल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय ही को हमने हिम में चेंज कर दिया। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। फिर है व्हाई डू यू पनिश मी। तो इंटरोगेटिव में याद रखिएगा जो WH वर्ड है इसको आप कॉपी करते हैं इसी की प्लेस पर। ये चूंकि सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसलिए एक्टिव में अगर शुरू में है तो पैसिव में भी इसको आप शुरू में रखेंगे, और बाकी आप इंटरोगेटिव उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से आपने इसको किया है, यानी कि व्हाई एम आई पनिश्ड बाय यू। तो व्हाई एम आई पनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट है विच बुक डू यू बाय। अब यहाँ ये पॉजेसिव है, इंटरोगेटिव ये देखिए यूज किया मैंने, तो ये एडजेक्टिव है विच बुक। अब ये विच बुक जो है इसको आप इसी तरीके से कॉपी करेंगे, क्योंकि विच जो है वो बुक के साथ रिलेटेड है, ये इससे सेपरेट नहीं है। तो इसको इसी तरह कॉपी करेंगे और बाकी जो है उसको इंटरोगेटिव बनाएंगे। विच बुक इज बॉट बाय यू, तो डू की जगह पर इज लगा दिया, बाय की थर्ड फॉर्म लगा दी बाय, और ये जो है ये यहां चला जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पर। तो विच ऑब्जेक्ट, sorry, which book is bought by you? Who maintains the city parks? अच्छा, ये जो who है ये ऐसे WH वर्ड है कि जिसको आप सेम कॉपी नहीं करेंगे, बल्कि who को हमेशा आप by whom में चेंज करेंगे, और by whom आपने शुरू में रखना होता है। कुछ ग्रामर सोर्सेज हैं जो by whom को आमतौर पे एंड पे भी जो है उसमें आप देखेंगे रेफरेंसेस, लेकिन कोशिश कीजिए कि by whom को आप शुरू में ही रखिए। तो इसका क्या होगा स्ट्रक्चर, by whom are the city parks है, प्लूरल है तो are the city parks maintained, तो by whom are the city parks maintained। नेक्स्ट है असलम plays daily early in the morning। अब ये देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। असलम प्लेज व्हाट, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी ऐसे मेंशन नहीं है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा कि, तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो आप पैसिव का स्ट्रक्चर स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसलिए इस केस में आप या तो लिखेंगे इम्पॉसिबल केस या फिर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं, आप इनमें से कोई एक जो है वो मेंशन करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल केस है तो। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव स्ट्रक्चर में इज एम आर प्लस बीइंग यूज होता है। द गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब यहां जो है आप देखिए कि पॉलिसीज जो है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन बाज ग्रामर सोर्सेज में आप देखेंगे कि ये पूरी जो है फ्रेज इसको कंसिडर किया जाता है ऑब्जेक्ट, पॉलिसीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज। तो इसके दो जो है वो पैसिव बन सकते हैं। यहाँ पहले तो ये हो सकता है कि आप इसको ऑब्जेक्ट ले लें
और इसको एक्सटेंशन ले लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लें। यहाँ देखिए पहले स्ट्रक्चर में मैंने इसको ऑब्जेक्ट लिया है और इसको एक्सटेंशन लिया है, मैंने एंड पे रख दिया है। पॉलिसीज आर, ये देखिए इज एम आर प्लस बीइंग, पॉलिसीज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। तो अब ये एक्सटेंशन है, मैंने इसको एंड पे रख दिया। लेकिन अगर आप इस एक्सटेंशन को समझते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के साथ ज्यादा बेहतर सेंस दे रहा है तो आप इस पूरे को ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए, वो भी ठीक है। पॉलिसीज टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, तो ये दोनों ठीक है, लेकिन पहले वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसको सेपरेट कर दें तो कम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कम्प्लेक्स नहीं होगा, आपके लिए इजी होगा इस पूरे को ऑब्जेक्ट कंसीडर करना, तो आप उस तरीके से कर लीजिए। दोनों वेज हैं, दोनों ठीक हैं। द कंपनी इज नॉट डेवलपिंग अ ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू टेक्नोलॉजी है, इस पूरे को आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, इसमें से आप एक ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहां आपको डेवलपिंग के बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा नाउन की फॉर्म में, यानी कि ये नाउन यहां है, तो ये पूरी जो है फ्रेज आप इसको नाउन कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया। A groundbreaking new technology is not being developed by the company. Next है, why are they not attending the class today? Today extension है, इसको आप इग्नोर कीजिए। सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और why मैंने आपको बताया कि WH वर्ड हम उससे कॉपी करते हैं, लेकिन आपने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो अफर्मेटिव में तो सॉरी नेगेटिव में तो ये होगा द क्लास इज नॉट बीइंग अटेंडेड बाय देम। तो अब इंटरोगेटिव में होगा why is the class not being attended by them. नेक्स्ट है who is calling me now। हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि who को आप by whom में चेंज करते हैं। तो by whom यहां आपने am लिख दिया, वर्ब, सब्जेक्ट, फिर being और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर एक्सटेंशन जो भी है वो आप यहां लिख देंगे, by whom am I being called now। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें हैज बीन और हैव बीन आप यूज करते हैं। जैसे यहां देखिए आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा। तो यहां भी वही बात है, आप एन ऑर्डर जो है इसको आप कंसीडर कर लीजिए ऑब्जेक्ट, या एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा इसको कंसीडर कर लीजिए। लेकिन यहां एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा ये ज्यादा बेहतर लग रहा है ऑब्जेक्ट पूरा, तो आप इसको सब्जेक्ट प्लेस पे ले जाएं तो ये ज्यादा बेहतर सेंस देगा। तो एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा हैज बीन प्लेस्ड बाय मी, तो हैज बीन या हैव बीन इसमें आएगा। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राम, अ टेलीग्राम ऑब्जेक्ट है, यहां आ गया, हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी। शी हैज नॉट चीटेड एनीबॉडी। तो यहां आपने बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि यहां जब नॉट होगा, नॉट के साथ अगर एनीबॉडी आ जाए तो आप इसका जब पैसिव स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो एनीबॉडी हैज नॉट बीन चीटेड बाय हर, ये रॉन्ग है, एनीबॉडी हैज नॉट। तो एनीबॉडी और नॉट जो है ये जब दोनों कंबाइन हो तो ये इक्वल होते हैं नो बॉडी के। तो मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि आप इसको प्लीज मेमोराइज कर लीजिए कि एनी बॉडी प्लस नॉट इक्वल टू नो बॉडी। तो यहां नो बॉडी आएगा, नो बॉडी हैज बीन चीटेड बाय हर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हैज द पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड अ न्यू स्टैम्प। तो यहां देख लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हैज अ न्यू स्टैम्प बीन रिलीज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। व्हाई हैव यू टोल्ड अ लाई, वाई उसी तरह आ गया और बाकी आपने इंटरगेटिव बना देते हैं। वाई हैज अ लाई बीन टोल्ड बाय यू। नेक्स्ट है हु हैज डन दिस। हु को मैंने भी आपको बताया था लास्ट टू अब स्लाइड में लिख चुके हैं कि हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम में। बाय हुम हैज, ये यहां आ जाएगा दिस, उसके बाद बीन और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय हुम हैज दिस बीन डन। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिनके हम आमतौर पर कहते हैं कि पैसिव पॉसिबल नहीं होते। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इनके पैसिव पॉसिबल होते हैं रेयर केसेस में। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको इन्फॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेज हैं, इन चार की हम बात कर रहे हैं, ये कॉमन नहीं है एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, लेकिन पॉसिबल जरूर है। और ये इंपॉर्टेंट है जानना कि जब हम इसको एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो बाज का तो पैसिव स्ट्रक्चर में ऑकवर्ड या अनक्लियर सेंटेंस लगता है। तो हम इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि इन चार टेंसेस की बात कर रहा हूं, एक्टिव से पैसिव में हम चेंज करते हैं, मगर रिटन में हम आमतौर पर उसको यूज नहीं करते, बल्कि ये जो है स्पोकन जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको कोशिश कीजिए कि आप स्पोकन में यूज कीजिएगा।
इसको रिटन में मत लाइएगा। तो आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि मैं सुबह से आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं कहूं कि तुमसे पूछा जा रहा है तो ये सिंपल कॉन्टिन्यूस है, यू आर बीइंग आस्क्ड, फाइन। लेकिन अगर मैं टाइम की एडिशन कर दूं, सुबह से तुमसे पूछा जा रहा है, तो अब जब टाइम की एडिशन होगी ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, क्योंकि जो टाइम है सिंस और फॉर ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये परफेक्ट को इंडिकेट करता है। तो सुबह से तुमसे पूछा जा रहा है, तो अब इस सेंस में जब हम इसको यूज करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा कि हम इसको कैसे करें। तो इसका मतलब है कि ये होना चाहिए यू हैव बीन बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो ये यू जो है ये यहां आ गया, हैव बीन इसमें रहा, आस्किंग आईएनजी फॉर्म है, बीइंग आस्क्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। इस तरह ही विल बी ओपनिंग द डोर एट दैट मोमेंट। अगर मैं कहूं दरवाजा खोला जा रहा होगा, इस लम्हे दरवाजा खोला जा रहा होगा, सुबह से दरवाजा खोला जा रहा होगा, 5 मिनट से दरवाजा खोला जा रहा होगा, उस वक्त दरवाजा खोला जा रहा होगा। तो अब ये तमाम जिसमें मैंने टाइम ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि जब टाइम ऐड हो जाएगा तो फिर आपको जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करना है। लेकिन अगर टाइम की एडिशन नहीं है तो फिर आप कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। अब यहाँ ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, यहाँ मैं सिंस 4 को यूज करूंगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो जो उर्दू में मैंने भी एग्जांपल दिए वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस की हैं। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर की, कि आप जब ये कहेंगे कि दरवाजा खोला जा रहा होगा विदाउट टाइम, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया। लेकिन अब बात है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को तो पैसिव होता नहीं है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द डोर विल बी बीइंग ओपन्ड बाय मी एट दैट मोमेंट। तो यहां फिर मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रक्चर्स हैं ये जनरली हम रिटन में नहीं लाते, बल्कि इसको हम स्पोकन में यूज करते हैं। अब देखिए फिर, शी हैड बीन रीडिंग दैट नॉवल फॉर मंथ्स। अब टाइम की एडिशन होगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं। तो उसी तरह हैड बीन बीइंग रेड उसी तरह बनेगा, दैट नॉवल हैड बीन बीइंग रेड बाय हर फॉर मंथ्स। इसे यू विल हैव बीन वॉचिंग कार्टून्स सिंस मॉर्निंग। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सुबह से कार्टून देखे जा रहे होंगे। तो अब इस कंटेक्स्ट में आप जब इसको यूज करेंगे तो फिर कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब है कि वर्बल में हम इसको यूज कर सकते हैं, कार्टून्स विल हैव बीन बीइंग वॉच्ड बाय यू सिंस मॉर्निंग। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने यूज किए हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के, ये आप जब रिटन में लेकर आएंगे तो आपने इसको इम्पॉसिबल केस लिखना है या नॉट पॉसिबल लिखना है, क्योंकि ये राइटिंग में जो है ये जनरली यूज नहीं होते। तो बहुत से ग्रामर सोर्सेज इसको यूज करे हैं। आप इंटरनेट पर भी जब सर्च करेंगे तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और यूज हो रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये कॉमन नहीं है, इस वक्त हम स्टूडेंट्स को ये चीजें जो हैं इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल के कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं, तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि इसको आप इम्पॉसिबल केस या नॉट पॉसिबल लिखेंगे। आपने इसको राइटिंग में नहीं लेकर आना। नेक्स्ट हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट, जो तीनों पॉसिबल हैं। अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कुछ। ही बॉट मी अ कार, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहां देखिए मी भी ऑब्जेक्ट है, अ कार भी ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया था जब हम वर्ब्स की बात करते हैं, जहां हमने डी ट्रांजिटिव वर्ब्स को देखा था। तो बहरहाल यहां बात करें इन दो ऑब्जेक्ट्स की, तो जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के नियर होगा, करीब होगा, आपने उसको यहां सब्जेक्ट प्लेस पर लेकर आना है। अगर आप दूसरे को लेकर आते हैं तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जनरली जो रूल है वो ये है कि जो वर्ब के करीब तरीन जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे। यहां मी है तो आप इसको बनाइए आई वॉज बॉट अ कार बाय हिम। आप अगर इसको सब्जेक्ट प्लेस पर लाते हैं तो होगा अ कार वॉज बॉट फॉर मी बाय हिम। तो यहां आपको फॉर की एडिशन करनी पड़ेगी, वरना ये स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो बहरहाल ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। फिर यहां मैंने दो ऑब्जेक्ट यूज कर दिए, ही डिड नॉट बाय अ कार फॉर मी। आप आई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अ कार से भी, लेकिन मैंने इसको इससे स्टार्ट किया क्योंकि जो रूल है वो यही है कि जो वर्ब के नजदीक है ऑब्जेक्ट आप उससे स्टार्ट ले लें। अ कार वॉज नॉट बॉट फॉर मी बाय हिम। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट गिविंग मी हिज बुक। अगेन दो जो हैं इसके वॉइसेस बनते हैं, आप इसको कंसिडर कर लीजिए ऑब्जेक्ट या इसको, लेकिन मैंने इसको कंसिडर किया है, आप इसी को कंसिडर करें। आई वॉज नॉट बीइंग गिवन हिज बुक बाय हिम। फिर है वर यू स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास, कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो वॉज इंग्लिश बीइंग स्पोकन बाय यू इन द क्लास, तो याद रखिएगा बीइंग जो है ये वर्ब से पहले आएगा।
यानी कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लेस पर जो आपने लिखा है, इसके बाद बीइंग और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेयर हैड यू केप्ट माई बैग, डब्ल्यूएच के बारे में हम देख चुके हैं कि वेयर अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ता, ये वहीं रहता है। तो वेयर हैड माई बैग बीन केप्ट बाय यू। हु टच्ड इट, हु चेंज होता है बाय हुम में, बाय हुम वाज इट टच्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रिटर्न में हम इसको इम्पॉसिबल लिखते हैं, तो सिर्फ ये दो पॉसिबल है, हम इनको देख लेते हैं। वी विल नॉट विजिट द हिल स्टेशन दिस ईयर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्सटेंशन है, इसको इग्नोर कीजिए, इसको आप एंड में लिखिए। द हिल स्टेशन विल नॉट बी विजिटेड बाय अस दिस ईयर, तो विल नॉट बी आएगा यहाँ। विल यू नॉट हेल्प मी, अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, तो आप इसको चेंज करेंगे, शैल आई नॉट बी हेल्प बाय यू, तो यहां मैंने इसके साथ शेल यूज किया है। तो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि शेल जो है हम इसको कॉमनली यूज नहीं करते, लेकिन अभी भी चूंकि इसको यूज किया जा रहा है कुछ ग्रामर सोर्सेज में, अभी तक इसको जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया ग्रामर से, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। तो आई एंड वी के साथ शेल लगता है, तो शेल आई नॉट बी हेल्प बाय यू। Next है, will Ali have invited him to the party? Future perfect tense, will have been or shall have been. Will he have been invited by Ali to the party? तो यहां मिस्टेक नहीं करनी कि will have he been invited, ये wrong होगा। have been verb से पहले आएगा और ये will जो है यहाँ सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो will he have been invited by Ali to the party extension है। Who will have opposed you, again future perfect, who को by whom में चेंज करेंगे, by whom will you have been opposed, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। और उसके बाद हम कुछ देख लेते हैं इम्पॉसिबल केसेस, नॉट पॉसिबल, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इन चारों को हम इम्पॉसिबल केस लिखेंगे या नॉट पॉसिबल लिखेंगे। कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अली प्लेज वेल इन द ग्राउंड, सब्जेक्ट वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो क्या खेल रहा है, तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल केस है। दे आर प्रैक्टिसिंग व्हाट, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल केस होगा। इसलिए दे हैव नॉट रीच्ड येट, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। He has been reading what, वो क्या पढ़ा है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इम्पॉसिबल केस है। Why did you not go to school yesterday, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल केस है। They were going to the park, नो ऑब्जेक्ट, इम्पॉसिबल केस। She had taught well, taught what, हमारे पास यहाँ इसका आंसर नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इम्पॉसिबल केस है। I had not been talking for 2 hours, अब यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है। और वैसे भी ये आप देख सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है जिसकी हमने बात की थी, यह देख लीजिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इम्पॉसिबल केस है, नॉट पॉसिबल। द एथलीट विल जंप, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। शी विल बी स्विमिंग, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। ही विल हैव शाउटेड टू गेट अवर अटेंशन, अगेन यहाँ आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। ही विल हैव बीन रनिंग एवरी मॉर्निंग टू स्टे फिट, विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इम्पॉसिबल केस। तो ये तमाम इम्पॉसिबल केसेस हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ मैंने एक्टिविटी दी है, आपने इस एक्टिविटी को जो है खुद से अटेम्प्ट करना है, और यहाँ मैंने 10 सेंटेंसेस दिए हैं। इन एक्टिविटी के जो आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ फाइल जो है वो उसका लिंक दे दिया है। उस पीडीएफ फाइल में आप इस प्रेजेंटेशन को पूरी को दोबारा से देख सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए प्रेजेंटेशन को जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, और उसी फॉर्मेट में इस एक्टिविटी के जो आंसर्स हैं वो दिए गए हैं, तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके साथ टैली कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस लेक्चर को बार बार सुनिए और इसको समझिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो टेंसेस के हवाले से वॉइस कन्वर्जन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या इस स्लाइड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।